तो यहां तक हम लोग जो है ना डिस्कस कर चुके थे। अभी नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, एंड दैट इज ये ना, ये जो बोल्ड में लिखा है ना, बस इसको हाईलाइट कर लो बच्चों आप। कैटायन इज स्मॉलर देन एटम फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। पॉजिटिव आयन जो है वो एटम से छोटा रहेगा। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान रखो। कोई मेरे पास एलिमेंट है, उसका आपको कैटायन भी है, एनायन भी है और एटम भी है, ठीक है। जैसे ये ई फॉर एलिमेंट, तो ई मान लीजिए प्लस, ये कैटायन है, कौन है, कैटायन है। सिर्फ ई लिखा है मतलब ये मेरे पास एक एटम है, क्या है, एलिमेंट का एटम है। आप चाहे तो ए भी लिख सकते हो आप, ठीक है, एलिमेंट का ए लिख देता हूं, चलो ए प्लस ए। एक ही एलिमेंट का कैटायन भी है और क्या है, एनायन भी। एक ही एटम का कैटायन भी है और एनायन भी है, तो ये रिदम आप याद रखें। अगर ये सब एक ही है, बस उसका पॉजिटिव है और उसका नेगेटिव है और उसका एटम है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, एनायन होगा, और सबसे छोटा कौन होगा, कैटायन होगा। तो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन बात करूं तो क्या बोल रहे हैं, कैटायन इज ऑलवेज लेस देन उसका, नहीं नहीं, एटम, ठीक है। और इन दोनों का रिलेशन अगर बात करूं तो एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटम, मतलब उसी का होना चाहिए, किसी और का एटम नहीं। खुद ही के एटम से क्या होगा, वो बड़ा रहेगा। बस ये रिदम लिख के रखो, तो जो दोनों स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, दोनों का मतलब समझ में आएगा। इतना पहला स्टेटमेंट हो गया बोल्ट वाला, और ये वाला दूसरा हो गया, ये रिलेशन क्लियर होता है सबको। एक ही एटम का कैटायन भी है, एनायन भी है और एटम भी है, तो सबसे छोटा कौन होगा इसके अंदर, कैटायन होगा। सबसे बड़ा कौन होगा, और बीच में कौन आने वाला है, एटम आने वाला है, ठीक है। चलो इसको ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू वगैरह में कहीं आ सकता है बच्चों। अच्छा ये देखिए, इन दोनों में बता सकते हो कौन बड़ा होगा, देखो सेम है। अभी रिलेशन आपको बता चुका हूं मैं, कैटायन क्या होगा, हमेशा उसके ही एटम से छोटा रहेगा। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे बच्चों, इसको आंसर कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली, बहुत ही शॉर्ट में कैसे आंसर कर सकते हो, लिखो ऐसे, Na, Na आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन Na प्लस। एटम ग्रेटर रहेगा ना, तो Na प्लस क्या रहने वाला है, कैसे लिखूं उसको, कहां चला गया ये, लिख रहे हो आप, ऐसे साइन कर दो, ऐसे यहां पर पेंसिल से ऐसे या पेन से ऐसे साइन कर दो, हो गया आंसर। इसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे, ठीक है, Na एटम इज ग्रेटर देन इट्स कैटायन, बराबर। अच्छा अभी दो अलग अलग एलिमेंट है, और क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक इधर चेक करना बच्चों। Na प्लस मतलब Na का 11 होता है, Na का एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक प्लस है, इसका मतलब एक इसने दान कर दिया है, इसलिए इसको प्लस पॉइंट मिला हुआ है। एक देने के बाद प्लस आता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए। अच्छा मैंने इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला भी बताया आपको, कौन बताएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, लिख के रखो बच्चों, लिख के रखो, आप लोग लिखते नहीं हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है Z माइनस, ठीक है, इधर चार्ज पूरा लिख देता हूं, ऐसा मैं सी सिंबल इस्तेमाल किया कर, है ना। Z इसका है 11, चार्ज इसका है +1, मतलब 1 ही, तो 11 माइनस 1 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा इधर बताओ, इसका Z है 12, माइनस चार्ज कितना है +2, यानी 2 ही लिख रहा हूं मैं। बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए। अच्छा आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, कुछ याद आ रहा है, अभी वापस से रिपीट किया था मैंने। अगर दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको जेड इफेक्टिव चेक करना पड़ता है। जेड इफेक्टिव जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि सिग्मा क्या होगा इसके अंदर, कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है ना, तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो आप सिर्फ जेड से देख के, इसका जेड ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और ये छोटा होगा, समझ आ रहा है, और ये फिर बड़ा होगा, तो यहां पर आपका कैसे हो जाएगा, आई होप समझ में आ गया, ठीक है।
छोटे मोटे सवाल है, सब कुछ चाहिए। चलो नेक्स्ट करें। ये उसका एक्सप्लेनेशन देकर एक्सप्लेन करना होता, बाकी आपने इसको कर दिया। कॉम्पिटिटिव के लिए अपने को वही जरूरी है डायरेक्टली। अच्छा नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। टॉपिक आसान है, ये बात समझो आप। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब भी एंथैल्पी मतलब एनर्जी होता है, एंथैल्पी मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है। और आयनाइजेशन मतलब अब इसको आयन बनाएंगे, और वो भी कौन सा वाला आयन बनाएंगे, पॉजिटिव आयन। कौन सा? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए डिफाइंड है, पॉजिटिव आयन बनने के लिए, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात करते हैं हम। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव। आपको मालूम है दान किया तो पुण्य मिलता है, तो प्लस पॉइंट। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप सुनो, हम लोग कोई भी एलिमेंट का, पूरे 118 में से कोई भी एलिमेंट का, जब उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले उसका एक एटम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, एक एटम, ठीक है। ध्यान रखना मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूं। एक एटम ले लिया मैंने, बहुत सारे एटम में से सिर्फ एक एटम उठाना है, तो मतलब आइसोलेटेड एटम लेना है। क्या लेना है, आइसोलेट करना। मतलब क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी बच्चे को यहां से उठाया, तुम लोग ग्रुप में बैठे हो, उसको चेयर पे बिठा दिया, अलग कर दिया सबसे, तो क्या कर दिया मैंने, आइसोलेट, उसको सबसे अलग कर दिया। तो आइसोलेटेड एटम लेना है सबसे पहली बात। आइसोलेटेड मतलब समझ में आ गया। अच्छा, अब वो भले ही मेटल, उसकी फिजिकल स्टेट मेटल हो, लिक्विड हो, सॉरी सॉलिड हो, लिक्विड हो, या गैस हो, आपको उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, जैसे सोडियम की बात करूं तो वो, सोडियम एक मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो उसका एक एटम लूंगा तो वो किस में मिलेगा, सॉलिड में मिलेगा। तो आप उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, तो मतलब आपको जो एक एटम लेना है वो गैसियस आइसोलेटेड एटम लेना है। अब पूरा समझ में आ गया क्या बोला मैंने, गैसियस आइसोलेटेड एटम। वो भले ही उसका फिजिकल स्टेट कुछ भी हो, वो काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, उसको गैस में। तो पहले उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया, आइसोलेटेड है। ये लेने के बाद अब इसके लास्ट शेल में, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास कोई एक एटम है, ये पूरा एक कोई एटम है, उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं एक के लिए भी डिफाइन कर रहा हूं। लास्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको आपको फ्री कराना है। क्या करना है, फ्री कराना है। अभी मेरे पास कोई एक एटम है, उसके लास्ट शेल में फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ऐसी थोड़ी निकल जाएगा, समझ आ रहा है। अब ये कहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन है कहां पर, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ग्राउंड स्टेट में। अगर इसको आप क्या बना दो, सडनली सुपरमैन बना दो, जमीन पे घूम रहा है ऐसे, ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड पे घूम रहा है, हाँ, तो अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको सिखाया था, तो आपको इसको बाहर से क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। वो क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने एटम को छोड़ के बाहर फ्री हो गया। और ये ए जो था, अब वो बन जाएगा ए प्लस। क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, तो क्या बन जाएगा। अच्छा, इसको ए से ए प्लस बनाने में, ए से ए प्लस बनाने में आपने जो भी एनर्जी स्पेंड करी हो, वो एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं आया समझ में, पहले एक एटम था ए, उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, आपने कुछ एनर्जी दिया, इसका लास्ट शेल का पहला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, और ये अब एक पॉजिटिव आयन बन गया है। जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी होगी, या आपने जो एनर्जी बाहर से इसको दी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसको क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको शॉर्ट में सिर्फ आईई भी लिखा जाता है। तो ए को हमने क्या दिया बच्चों, ठीक है, एक और यहां पर लिखता हूं आईई। क्या लिखता हूं, आईई। और इसने बेसिकली क्या किया है, आपको समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, लूज कर दिया। तो ए जो है वो क्या बन गया बच्चों, ए प्लस बन गया। क्या निकाल के, एक इलेक्ट्रॉन
निकाल के। और ये जो IE है आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एनर्जी इसने क्या करा हुआ है, एब्जॉर्ब किया है। तो आपका ये आयनेशन एंथैल्पी बेसिकली एक एंडोथर्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडो। याद रहेगा? ठीक है, यहां पर जो है ना हम लोग इसको ऐसे भी लिखा करते हैं, डेल एच, और इसके बेस पर यहां पर ऐसे लिख देंगे आई, डेल एच आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कौन है? आयनेशन, या सिर्फ IE भी लिखा करते हैं शॉर्ट में। तो आयनेशन एंथैल्पी इसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी आप दे रहे हैं उसको, है ना, या जो एटम को रिक्वायर्ड है फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम, का मतलब समझ में आ गया होगा अभी, क्योंकि यही समझ नहीं आता ये क्या है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन समझ आ रहा है, या आगे क्या है? तो ये जो डेफिनेशन डिफाइन किया गया है, ये किसके लिए किया गया है? आइसोलेटेड गैशियस एटम। ये बात समझना हमेशा, ये वर्ड नहीं लिखोगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगा आपका। ओके, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन उसके कहां होंगे भाई? ग्राउंड स्टेट में होंगे, तब आपने उसको इलेक्ट्रॉन को निकाला हुआ है, तो उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप ये समझ में आ गया। आगे बड़े काम का है। हाँ, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन बड़े काम की है। अच्छा, सिंबल इसका क्या हो जाएगा? डेल एच आई, ये भी बोला मैंने। अभी जो स्मॉल आई लिखा हुआ है, कैपिटल आई भी लिखा करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और सिर्फ IE भी लिखते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना और भी डेफिनेशन होती है, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 और आयनाइजेशन एंथैल्पी 3। अब ये क्या हो गया? लास्ट सेल में फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने? पहले को निकालने के लिए, हाँ पहले इलेक्ट्रॉन, आप तीनों को एक साथ थोड़ी निकालोगे, एक एक को निकालोगे। तो पहले को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, फिर दूसरे को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी 3। आई होप समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है। ओके, अब ये डेफिनेशन मार्क कर लीजिए बच्चों। और एक चीज मैंने क्या बोला इसके अंदर, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। डेफिनेशन में पढ़ो, गेन वाली कहानी नहीं है ये। तो आयनेशन एंथैल्पी किसके लिए डिफाइंड है? जहां पर इलेक्ट्रॉन आप क्या करोगे? रिमूव करोगे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो उसके इनर, फॉर एग्जांपल आप लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और आपको दूसरा आयनेशन एंथैल्पी 2 बात करना है, तो उसके इनर से निकलेगा फिर। हाँ, कितना भी रहे, हम लोग डिफाइन जो करते हैं वो रिमूव करने के लिए डिफाइन करते हैं। समझ आ रहा है? अभी जैसे 4 से ज्यादा रहा तो वो उन लोग निकालते नहीं है। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि इट रिक्वायर्स वेरी लार्ज एनर्जी। समझ आ रहा है? उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो निकालते नहीं है, वो एक्सेप्ट करते हैं। ओके, अब सुनो बात को। आयनेशन एंथैल्पी इज द, नहीं, ये इसको टिक मार्क करो और इसको अभी याद करने की कोशिश करो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनेशन एंथैल्पी, डेल एच आई। कौन सी आई? डेल एच आई। डेल एच बोले तो चेंज इन एंथैल्पी होता है, आई लिखा है मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक। अच्छा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में जब आप बात करोगे बच्चों, ये रिएक्शन देखते हैं आपको समझ आता है कि नहीं। ये वाला जरा समझते हैं बच्चों। अभी ये x दिया हुआ, जैसे मैं a लिख रहा था ना, वैसे इन्होंने क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ। अच्छा, x मतलब यहां पर हेलोजन नहीं है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ओके, और देखो ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, तो मतलब गैसियस आइसोलेटेड हो गया। अगर बच्चों ऐसे रिएक्शन है, मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरीके से ये सब दिया जाता है, इधर पे लिखा हुआ है सॉलिड, समझ आ रहा है, और ऐसे कुछ लिखा हुआ है और बोलेगा कि कहां पर जो है ना आयनेशन एंथैल्पी करेक्ट दिया हुआ है, करेक्ट सिंबल में दिया हुआ है, तो गैस होना जरूरी है ना, तो वो वाला आपका करेक्ट होगा। बाकी कहीं लिक्विड कहीं सॉलिड ऐसे कुछ लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, तो x गैस हो गया। आपको पता है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस बन जाएगा। सही है। अच्छा, इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी कि रिलीज होगी? एब्जॉर्ब। तो इसलिए आपका ये जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पेंसिल से ऐसे आप लिख लीजिए, जितना भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, तो डेल एच आई आपका क्या होने वाला है? पॉजिटिव। और एक्चुअल में इट इज ऑलवेज पॉजिटिव।
क्योंकि हमेशा यू विल रिक्वायर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। कभी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है और एनर्जी भी निकल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, दोनों एक साथ नहीं जा रहे होंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अगर कोई एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेगा। ठीक है, एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसा कहानी होती है, सिर्फ दे नहीं होता है। हाँ ऐसा। ओके ध्यान रखो। अच्छा अभी आगे आयनेशन एंथैल्पी जैसे 1 बताया मैंने, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, बोलो बोलो, आयनेशन एंथैल्पी 1। फिर अभी और भी इलेक्ट्रॉन बचे, उस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आयनेशन एंथैल्पी 2। इसको देखो डेल एच आई, ये डेल एच आई है, 1 लिखा हुआ है, डेल एच आई 1, आयनेशन एंथैल्पी 1 बोला जाता है इसको। अच्छा अब मेरे पास कौन बचा बच्चों, एक्स प्लस बचा। कौन बचा, एक्स प्लस। अब एक्स प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ये देखो एक और इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ये एक्स प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 से क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अच्छा अब थोड़ा सा गौर की बात यह है कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, सुनो। आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसे 2 वड़ा पाव है, हाँ कितने, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर एग्जांपल 2 वड़ा पाव आपने ऐसे करके खड़ा, ऐसे हाथ ऐसा फैला के रखा हुआ है, तो कोई आया ये एक वड़ा पाव छीन के भाग गया, बराबर है, आ रही बात समझ में। अच्छा अब ये एक बचा, अब देखो हाथ भी खाली है आपका, अब आप दोनों हाथ से पकड़ के रखोगे इसको, समझ आ रहा है। अब बताओ दूसरा वाला जब कोई छीनना चाहेगा तो क्या पहले से कम एनर्जी लगेगी या ज्यादा लगेगी, ज्यादा लगेगी। आई होप समझ में आ गया। तो डेल एच आई 2 विल बी ग्रेटर देन डेल एच आई 1। आई होप समझ में आ गया ना ये कहानी। तो आप इधर पे शॉर्ट में लिख सकते हो IE2 ये देखो इधर क्या लिखा है, सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी इज लार्जर देन फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। क्यों, रीजन समझ में आ गया आपको। पहला वाला निकालना आसान रहेगा, दूसरा वाला निकालोगे तो आप अट्रैक्शन तो उतना ही है। पहले 2 लोग को पकड़ के रखा था उसने, तो एक को छीन के चले गया, अब एक ही को वो पकड़ के रखा हुआ, तो अट्रैक्शन क्या होगा, न्यूक्लियस से ज्यादा होगा ना पहले के कंपैरिजन। तो उसको निकालने के लिए क्या होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी। अच्छा और एक चीज क्या है, देखो ये पॉइंट को भी हाईलाइट करो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव रहेगा हमेशा ये, गेन एंथैल्पी की जब बात करेंगे ना बच्चों, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, ज्यादातर केस में नेगेटिव होता है। ग्रुप नंबर 18 वाला बात करें तो वो केस में वो पॉजिटिव होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको 2 कहानी बताया, एक जेठालाल वाली कहानी बताया और पोपटलाल वाली कहानी बताया, समझ आ रहा है। तो एक बहुत शिद्दत से शादी करना चाहता है और एक नहीं करना चाहता है, लेकिन आप दोनों की करवा रहे हैं, समझ आ रहा है। तो एक में पोपटलाल पैसा खर्च करेगा और जेठालाल, हाँ समझ आ रहा है। बापूजी को बीच में मत लेकर आ, बापूजी बूढ़े हो चुके हैं। क्या यूनिट, यूनिट है जूल पर मोल, मतलब एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं अपन एनर्जी, ठीक है, किलो जूल पर मोल आयनेशन एंथैल्पी का यूनिट है वो। तो यूजुअली बच्चों ध्यान रखो, यहां पर कहां पर बात कर रहे हैं, देखो ये सब पॉइंट लिखने का आप डेफिनेशन लिख दोगे, डेफिनेशन लिखोगे, यूनिट को हाईलाइट कर लो, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल। किलो जूल मोल इनवर्स मतलब क्या, पर मोल, मोल इनवर्स यानी अपॉन का अपॉन में चला जाएगा ना मोल, तो किलो जूल पर मोल बोलो या आप किलो जूल मोल इनवर्स बोलो, ठीक है। ये रिएक्शन आपको लिखना है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बता दो। और सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट वाले से क्या होगा, हमेशा ग्रेटर हो गया एक्सप्लेनेशन में बच्चों, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गई कहानी सबको। चलो यहां पर जरा चेक करें, यहां पर एक ना ग्रुप का इलेक्ट्रो आयनेशन एंथैल्पी आपको बताया गया है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ट्रेंड देख लेते हैं, ग्रुप में आयनेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड होगा, ठीक है। सुनो
अगर मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आता हूं, जरा बताना, लिथियम छोटा होगा, सोडियम उससे बड़ा होगा। अच्छा, जो इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 1 से लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो भाई, ठीक है। तो जब लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, सोडियम का इधर होगा, देखो साइज बढ़ते जाएगा, ठीक है। पोटाशियम का और दूर होते जाएगा, नहीं यार, रुबिडियम का और दूर होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना जो जितना बड़ा होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होगा कि नहीं। अभी मैं अगर इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ के रखूं तो जो छोटा रहेगा वो न्यूक्लियस के करीब होगा, नहीं आ रही बात समझ में। जो साइज में क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होते जाएगा, दूर होते जाएगा। तो जब आप ग्रुप में डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल किस में होगा, छोटू में होगा, तो वहां से वहां पर एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। जरा इधर चेक करो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, 520 देख रहे हो, सबसे ज्यादा एनर्जी, क्योंकि ये सबसे छोटा है। आपको नंबर याद नहीं करना है, आपको ट्रेंड याद करना है। आपको क्या याद रखना है, तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, देखो नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपको याद रखना है, आपको यहां लिख के रखना है, जैसे हम लोग अभी तक ट्रेंड लिखते थे ना, ठीक है। अगर मैं टॉप टू बॉटम बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, टॉप टू बॉटम, क्या, अरे हाइड्रोजन मैंने बोला ना कि ग्रुप नंबर 1 में नहीं रखा गया उसको, टेबल में आप देख रहे हो ना, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी दो लोग ग्रुप से सिमिलर है, तो उसको बाद में आगे चल के देखोगे तो बीच में रखा गया, ग्रुप नंबर 1 में नहीं रखा गया, समझे। ओके, इधर जरा चेक करें बच्चों, इधर क्या बात कर रहा हूं मैं, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताओ साइज के बारे में क्या जानते हो आप, साइज इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ऐसे याद रख लीजिए। चलो एक काम करते हैं, पीरियड में भी बात कर लेते हैं, पीरियड में बात करते हैं, छोटे छोटे, है ना। साइज क्या होता है, डिक्रीज, साइज छोटा होते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा ना। ओके, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं अलोंग द पीरियड तो साइज डिक्रीज होता है, ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा। अच्छा, इसका मतलब हम लोग एक शॉर्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या रिलेशन है, समझ में आ गई बात। साइज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो साइज का आपने ऑलरेडी क्लास 10 से पढ़ रखा है, ठीक है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, ठीक है, और अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो साइज डिक्रीजेस। साइज का रिलेशन पता है, आप आयनाइजेशन एंथैल्पी बता सकते हो। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन समझ लिया, आप ट्रेंड भी पढ़ लिया, ठीक है। तो इसका पैटर्न क्या है भाई, ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। साइज के बारे में सोचो पहले, साइज के बारे में आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो दिमाग में ऑलरेडी स्टोर है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बराबर, और अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी खत्म। ओके, और एक बात, डाउन द ग्रुप तो ठीक है, कुछ इरेगुलरिटीज भी आपको पीरियड में देखने को मिलती है। कहां पर, पीरियड में कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है, मतलब ऐसा पूरा ऑर्डर सेम नहीं रहेगा कि डिक्रीज होते चला जाए, साइज डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता चला जाए, ऐसा नहीं है। तो यहां पर कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है, जैसे मैं आपको अभी यहां पर एक पीरियड में बता रहा हूं, इधर चेक करना बच्चों। देखो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, अगर कोई स्टेबल है उधर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो आपको ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, बराबर है, मतलब ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो यहां पर कुछ इरेगुलरिटीज आने वाली है, इस पर जरा चर्चा करते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। जैसे आप आ जाओ, ये कौन से पीरियड में बात कर रहा हूं बच्चों, सेकेंड पीरियड है कि नहीं, लिथियम बेरिलियम, सेकेंड पीरियड, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, सही बात है। साइज आपको मालूम है छोटे छोटा होते जाता है। अच्छा, यहां पर ना एक और फैक्टर काम करेगा, स्टेबिलिटी, जो यहां पर इरेगुलरिटीज क्रिएट करता है।
आपको पता है कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड में ज्यादा स्टेबल होता है, तो आइए जरा इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 1, आप कैसे लिखोगे? 3 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s1 ऐसे ही होगा। अब 1s2 1s2 तो सबके साथ ही होगा, इसलिए लिखा। तो एक ही बार में मैं इधर लिख देता हूं कि भाई 1s2 सबके साथ में। ओके, आगे क्या लिख रहे हैं? 1s2 2s1 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। 2s2 2s2 2p1, देखो 2 और 1 3, 3 का 13 याद आ रहा है? 4 5 6 7 और ये क्या हो गया? 8। ये समझ आ रहा है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? चैप्टर नंबर 4 हो चुका है हमारा। हाँ, अगर वो नहीं करा था तो फिर दिक्कत में हो सकते थे आप। मोबाइल अंदर रखना, मोबाइल अगर बाहर रखा हुआ है तो। इधर ध्यान देना, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? ये मेरा कौन है? एस ब्लॉक, और ये कौन है? पी ब्लॉक है। क्लियर है? इसलिए एस ब्लॉक में सिर्फ आपको एस दिख रहा होगा, और पी ब्लॉक में आपको एस और पी, एन एस एन पी बराबर है। तो सेकंड पीरियड में तो इसलिए 2s 2p। 13 ग्रुप में है, 2 और 1 3, 14 में 2 2 4, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5 दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से 18 का 8 आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा इधर सुनेंगे, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। अगर आप गौर से देखोगे ना, 2s2 2p1, इधर पे अगर आप देखोगे ये वाला जो है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, अगर आप गौर से देखो तो पी के ऊपर मैक्सिमम कितना आ सकता है? 6 आ सकता है। 6 का आधा कितना है? 3, तो ये हाफ फील्ड है। कौन? इधर बात करते हैं, रुको। अब यहां पर जरा नंबर चेक करना बच्चों, रुको। अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा ये हमारा पीरियड, सॉरी सबसे बड़ा ये लिथियम क्या होगा? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। फिर उसके बाद ऐसे कहानी ऐसे होती जाएगी। समझ आ रहा है? ऐसे छोटा होते जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, लेकिन अगर आप नंबर देखेंगे, बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। एनर्जी देखो सबसे कम दिखाई दे रही होगी, नहीं? उसके बाद यहां देखो आपका ये 899 बढ़ गया, ठीक है। साइज कम हुआ है तो ये क्या होगा? बढ़ेगा ये, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर देखेंगे तो फिर से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया ये वाला, क्योंकि पी में अभी इलेक्ट्रॉन भर गया है, यानी साइज क्या हो गया आपका? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर पर है? एस में थोड़ी है, अब कहां पर चला गया है? पी में। सेम ऑर्बिट में 1 BHK से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया है? 3 BHK में। अरे पी बोले तो किधर होता है? 3 BHK में। समझो बात को। यहां पर इलेक्ट्रॉन किधर है? एस में। यहां पर भी, यहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किधर चला गया? एस में नहीं है, पी में। तो पी का जो एनर्जी होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? एस वाले से। सेकंड फ्लोर वाले ही है ये सब। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको याद है? सेकंड फ्लोर पर आपका कौन होगा? 1 BHK भी होगा, और कौन होगा? 3 BHK। तो इलेक्ट्रॉन किधर पे? 3 BHK में, मतलब पी ऑर्बिटल में है। थोड़ा सा हायर एनर्जी पर होगा, थोड़ा सा क्या होगा? तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इसके कंपैरिजन में, अरे बाहर जितना बड़ा रहेगा उससे आसान रहेगा ना, तो इसलिए इतनी एनर्जी से कम लग रही है। हाँ, अभी पी में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहा है, तो आप देखोगे क्या होते जा रहा है भाई? बढ़ते जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरता जाएगा, साइज क्या होते चला जाएगा? छोटा होते जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बढ़ते जा रहा है 1 4। अच्छा, इधर पे अगर आप देखोगे ना, ये दोनों में आपको कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं। होना क्या चाहिए था? 1086, फिर 1314 होना चाहिए था, फिर 1402, फिर 1681 और देन 2080। तो अलग कहां पर है कहानी? एक तो यहां, ठीक है, और एक तो यहां। तो आपको समझना है यहां पर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में नहीं, कहां पर चला गया? पी ऑर्बिटल में चला गया, जो कि थोड़ा एनर्जी उसका ज्यादा रहेगा, हायर एनर्जी पर रहेगा। तो वहां से निकालना आसान रहेगा, इसलिए कम एनर्जी हो गई। यहां क्यों ट्रेंड चेंज हो गया? समझ गया? ट्रेंड कैसा होना चाहिए था? बढ़ते चले जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर एक जगह आपको एनोमली दिखाई दे रहा है, इरेगुलरिटीज दिखाई दे रहा है, और एक यहां दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों? अच्छा, एनोमली नहीं है, इरेगुलरिटी है। यहां पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर देखो पी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 3। 3 बोले तो हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी यहां पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस।
तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि हाफ फील्ड वाले ज्यादा स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन खोना, वो खुश है अपने 3 इलेक्ट्रॉन में, समझ आ रहा है? तो अगर वहां से आप उसको खींचना चाहते हो तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये स्टेबिलिटी वाली, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वाली कहानी है, तो इसलिए आपको इरेगुलरिटीज दिखाई देती है। तो यहां पर अगर बच्चों मैं इसको ऑर्डर में लिखना चाहूं तो पूरे पीरियड को, सेकेंड पीरियड को अगर आप ऑर्डर में लिखना चाहें तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे आप? लिथियम लिखोगे। क्या लिखोगे? लिथियम। उसके बाद आप क्या लिखोगे? बोरॉन। फिर आएगा बेरिलियम। समझ आ रहा है? मतलब ये ऑर्डर अगर लिखना चाहो आयनेशन एंथैल्पी का। फिर कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, फिर कौन आएगा? नाइट्रोजन आएगा, फिर फ्लोरीन एंड नियॉन, ऐसी चलती जाएगी कहानी। आई बात समझ में? तो सबसे कम एनर्जी इसका है, फिर ऐसे। तो ये ट्रेंड लिख के रखो बच्चों, ठीक है? इसको लिख के रखो आप। कहां आगे पीछे हो जा रहा है ये? हाँ, हाफ फील्ड वाले। यानी लाइन वाइज कैसे होना चाहिए? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो बेरिलियम बोरॉन आगे पीछे हो जाता है, ठीक है? फिर आगे चल रहे हैं आप, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आगे पीछे हो जाएगा। नाइट्रोजन का हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से वो ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो वो आगे चला जाएगा, ऑक्सीजन पीछे आ जाएगा। समझ गए? इसका एक्सप्लेनेशन उधर लिखा हुआ है, यही टेबल का। तो आपको बताओ आयनेशन एंथैल्पी का इरेगुलरिटीज कहां देखने को मिलता है? पीरियड में या ग्रुप में? पहले ये बताओ। पीरियड में। ग्रुप में कोई नहीं है। ग्रुप में साइज इंक्रीज होते जा रहा है और ये क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है? लेफ्ट में अगर पहले साइज का रिलेशन लेकिन देख लेना, फिर इरेगुलरिटी की बात करना है अपने को। जनरली क्या होना चाहिए? साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आयनेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपको दो जगह इरेगुलरिटीज देखने को मिलेगी। बेरिलियम बोरॉन, जिसको आगे पीछे कर देना है, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसको भी आगे पीछे कर देना, खत्म हो गया। अगर लाइन वाइज आपको पता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो आपको दो जगह सिर्फ आगे पीछे करना है, बेरिलियम और बोरॉन। उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, खत्म हो गया। तो ट्रेंड आपको पता चल जाएगा। समझ गए? एक्सप्लेनेशन उसका पढ़ लेना, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ हाँ, इसमें 4 का अपन सेकेंड पीरियड में, थर्ड में जब बात करोगे तो थर्ड में तो अपन वहीं तक भरेंगे ना, डी की बात ही नहीं आएगी। थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड में फिर डी आएगा। हाँ फिर, हाँ वहां पर चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप कहां से एंटर करते हो, एस से डायरेक्ट डी में चले जाते हो, समझ आ रहा है? फिर वहां पर आपका चेंज हो जाएगा ट्रेंड उतने हिस्से में, फिर सेम वैसे ही चलेगा। तो जहां जहां ऐसे चेंज हो जाता है ना, जैसे एस से पी चले गए या एस से डायरेक्टली डी चले गए, तो वो कब होगा? जब आप फोर्थ पीरियड में होगे। नहीं तो अपन फिर ऊपर का देखेंगे नहीं, क्योंकि अपन जब अलॉन्ग द पीरियड बात कर रहे हैं तो आप 3P तक नहीं देखोगे, आप 4 वाला देखोगे। फोर्थ पीरियड में तो आप 4 वाला देखोगे ना, नहीं आ रही बात समझ में? आप 4 वाला देखोगे, तो उसके पहले वाला, जैसे इसमें याद करो, हम लोग सेकंड पीरियड में तो 1 को नहीं देख रहे हैं अपन, वो तो सबका सेम ही रहेगा ना। हाँ तो वो कब आएगा? जब आप फोर्थ पीरियड में जाओगे तब। थर्ड पीरियड तक आप डी को यूज ही नहीं करोगे। नहीं आ रहा समझ में? फोर्थ पीरियड में जाओगे ना, कौन है फोर्थ पीरियड में हमारा? क्या नाम है? ये है कैल्शियम, पोटाशियम है, कैल्शियम है, चेक करो। फोर्थ पीरियड में पोटाशियम के, तो पोटाशियम में आप फिर 4s में भरोगे, 4s 1, 4s 2,
आई बात समझ में? अब वहां तक तो डी तो खाली रहेगा अभी तक, यहां तक तो आ रहा है समझ में? हाँ, तो वहां पर तो सिंपल रिलेशन बनेगा। 4s1 वाला यानी पोटाशियम जो है आपका बड़ा रहेगा, फिर कैल्शियम बात करो तो उससे थोड़ा छोटा रहेगा, तो यहाँ सीधा सीधा सिंपल बन जाएगा। फिर अब इसके बाद वाले एलिमेंट लोगे आप, स्कैंडियम है, फिर ये कब तक, जब तक आप जिंक तक जाओगे डी तक भरेगा, तो यहां चेंज होगा जब आप 4s से किधर जाओगे। सुनो, आप कहां बोल रहे हो? 3p ना, 3p बोले तो आप थर्ड ऑर्बिट में हो, ठीक है। आप जब 4s में जा रहे हो तो यहां पर, ठीक है, 4s1 भरोगे, 4s2 भरोगे, तो यहां पर डाउन द ग्रुप में साइज क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो 4s जब भर रहे हो तो साइज भी तो बढ़ जा रहा है, और डाउन द ग्रुप वाली कहानी आ जाएगी। फिर अगर आपको ऐसे कंपेयर करना है तो डाउन द ग्रुप बात करोगे, और साइज बढ़ा तो आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। हाँ, जैसे आप इधर बोल रहे हो, जब देखो स्कैंडियम भरूंगा मैं तो फिर 3d1 करेंगे अपन, तो इनर इलेक्ट्रॉन भरेगा, समझ आ रहा है? अब उसकी अलग कहानी है इनर इलेक्ट्रॉन में। अगर सुनो, अभी वो आगे की कहानी है एक्चुअल में, तुम लोग जब डी ब्लॉक वाला बात करते हो ना, तो वहां पर आयनेशन एंथैल्पी अलग से बात करना पड़ेगा। अभी इन जनरल ट्रेंड हम लोग ये बात कर रहे हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है और अलोंग द पीरियड क्या होता है, और उसमें भी सिर्फ सेकंड पीरियड अपने को एक्सप्लेन किया गया। अंडरस्टूड? डी ब्लॉक जब पढ़ोगे तो वहां पर डी ब्लॉक के अलग से बात करनी पड़ती। ओके, चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात करते हैं। कौन सा एंथैल्पी? नाम से ही समझ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन, समझ आ रहा है? आप इलेक्ट्रॉन जब गेन करवाते हो आप किसी एलिमेंट, किसी एटम को, तो या तो वो रिलीज करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा। रिलीज ज्यादातर आपको रिलीज करने वाले ही देखने को मिलने वाले। कुछ हमारे पास जो है ना, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करेगा और एनर्जी भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो वो कौन होंगे? वो आपके ग्रुप नंबर 18 के ही होंगे। अच्छा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका पॉजिटिव भी होने वाला है, और तो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकती, लेकिन आयनेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन करवाता हूं किसी में, ये मेरे पास एक्स एटम है, कोई गैशियस एटम है, अगेन आइसोलेटेड गैशियस एटम है, देखो यहां पर अगेन इसमें लिखा हुआ है आइसोलेटेड गैशियस एटम। इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो, देखो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बताओ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या चार्ज आएगा? -1। तो यहां पर एक्स माइनस दिख रहा है आपको, एक्स के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? एक माइनस। अच्छा, ये आपका क्या होगा इस केस में? अगर ये मेरे पास कोई ग्रुप नंबर 18 को छोड़ के, ठीक है, अगर कोई है तो ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा। अगर ये पोपटलाल है, शादी करा दिया तो ये खर्च करेगा, समझ आ रहा है? तो दिस विल बी नेगेटिव। और अगर ये जेठालाल है, ऑलरेडी जिसकी एक बीवी है, उसकी दूसरी शादी कराओगे तो वो बोलेगा साथ में दहेज भी चाहिए अपने को, मतलब घर भी चाहिए अलग से, अपने घर में रखेगा नहीं, दया चिल्लाती है, समझे? घर भी दे बराबर है, और मंथली खर्चा भी देना पड़ेगा तेरे को, क्लियर है बात? तो यहां पर क्या करेगा ये, डेल एच आपका क्या हो जाएगा, लिख रहे कैसे, देखो डेल एच ईजी, क्या लिख रहे हैं इसको, डेल एच ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या लिख रहा है देखो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों हो सकता है, पहले ही बता चुका हूं मैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये डेफिनेशन जरा चेक करो बच्चों, डेफिनेशन चेक करो। एंथैल्पी चेंज मतलब यही, डेल एच मतलब एंथैल्पी चेंज, चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। अच्छा, यहां पर ऐसे क्यों नहीं बोला एनर्जी रिक्वायर्ड, और ऐसा करके क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इसलिए इसने सिर्फ क्या बोला, एंथैल्पी चेंज, चेंज इन एनर्जी की बात कर रहा है। और दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, इसलिए इन्होंने रिक्वायर्ड करके ऐसे डेफिनेशन में नहीं बोला है, ध्यान रखिए। तो एंथैल्पी चेंज दैट टेक प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और सिंबल ये हो गया, समझ गए?
अब सुनो, इसका अगर अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन बात करें, सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है तो इससे क्या मतलब समझ आता है कि आप इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब अभी फॉर एग्जांपल पोपटलाल को आपने बोल दिया कि भाई तेरी शादी कराऊंगा लेकिन तेरे को 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। समझो बात को, मतलब जेठालाल जो है वो 10 लाख रुपए देगा तब जाके उसकी शादी होगी, ठीक है। और कोई दूसरा, एक और दूसरी पार्टी, सुनो बात को, पोपटलाल सॉरी, पोपटलाल सॉरी, ए सुनो, पोपटलाल से आपने 10 लाख रुपए डिमांड किया, बोलेंगे तब शादी करेगा। अच्छा, एक और दूसरी पार्टी आई, बराबर है, वो बोलती है कि भाई 1 ही लाख रुपए दो और ये लो शादी कर लो। अब किसी में कौन सा आसानी से हो जाएगा, कौन सा? 1 लाख वाला। नहीं आ रही बात समझ में? तो आप सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन आप गेन करवा सकते हो। नहीं आ रही बात? तो अगर पोपटलाल से आप कम डिमांड करोगे तो जल्दी शादी हो जाएगी वहां पर, ज्यादा डिमांड करोगे तो सोचेगा वो। अभी 2 पार्टी है तो सोचना पड़ेगा ना उसको, वो तो 1 लाख पे चला जाएगा। लेकिन अगर एक ही पार्टी है, एक तो वैसे भी नहीं मिल रहा है उसको कोई, और एक ही पार्टी आई कि भाई 10 लाख रुपए देगा तो कराऊंगा, तो आप वो थोड़ा सोच में पड़ जाएगा भाई करूं कि नहीं करूं। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ ईज, ठीक है, विद विच an atom adds an electron forming the anion and is expressed in unit, again किलोजूल पर मोल में बताया जाता है। ये सुनो बात को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये ऐसी क्वांटिटी है जो क्या मेजर करती है कि कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया जा सकता है। आई बात समझ में? तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड करवा सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है तो मतलब बहुत मुश्किल होगा आपको। आई बात समझ में? चलो यहां पर अभी इलेक्ट्रॉन गेन हम लोग कहां करवाते हैं, तो यूजुअली नॉन मेटल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं। तो नॉन मेटल जैसे ग्रुप नंबर 17, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्रोसेस ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन इज एंडोथर्मिक, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो एंडो है, क्या है, तो एनर्जी आएगा, ठीक है, जेठालाल वाला केस। और इलेक्ट्रॉन ऐड कराया और एनर्जी निकला, एक्सोथर्मिक, पोपटलाल वाला केस। आ रही बात समझ में? तो आप ध्यान रखें, ये वाला कौन सा केस होगा, पोपटलाल का केस, और एंडो वाला लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, समझने के लिए आप लिख सकते हो, ओके। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हैव वेरी हाई नेगेटिव। अच्छा, जिसको जेठालाल और पोपटलाल की कहानी पता है तो वही लिखे, जिनको पता ही नहीं है उनकी क्या कहानी है तो वो मत लिखो, नहीं तो आप लिंक ही नहीं कर पाओगे ना। ए ग्रुप 17 हैव वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस इज बिकॉज they attain stable electronic configuration on addition of 1 electron, ओके। अच्छा देखो, ग्रुप नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, उसको कितने की कमी है, 1 की, समझ आ रहा है? तो अगर वो कमी आप पूरी कर देते तो वो एनर्जी जी भर के खोल दे देगा, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होगा, 17 का होगा। मतलब अगर आप पीरियड में बात कर रहे होंगे तो 17 वाले जो एलिमेंट होंगे उनका ज्यादा होगा। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 नोबल गैस हैव, सुनो बात को, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या नोबल गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट होते हैं, फुल होते हैं, समझ आ रहा है? अब जहां पर जैसे 18 वाला मैंने कौन सा बात किया था, जेठालाल वाली कहानी, ऑलरेडी शादीशुदा, वहां पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाहते हो तो नहीं करना चाहता ना वो, लेकिन फिर भी आपको कराना, आपका शौक है कराना आपको, हाँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बिकम, बोलो, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
exhibit high positive value of electron gain enthalpy. यहां पर क्या हो जाता, हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा। कौन से वाले केस में? ग्रुप नंबर 18। और अल्कली मेटल्स हैव वेरी लो नेगेटिव, देखो यहां पर अगर आपको पता होगा ग्रुप नंबर 1 और 2, ठीक है, 1 वाला आपका अल्कली मेटल है, ग्रुप नंबर 2 का क्या? अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अच्छा, मेटल हैव अ टेंडेंसी टू, बताओ, मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। समझ आ रहा है? तो इन लोग का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है और वहां आप ऐड करा रहे हो, जगह है उसके पास लेकिन फिर भी नहीं करना चाहता है, तो वो एनर्जी बहुत ही कम रिलीज करेगा। नहीं, जेठालाल वाली का नहीं, जेठालाल वाली क्या है? जेठालाल वाला कंप्लीट है, शादीशुदा है, उसकी अगर आप करवाओगे तो वो क्या करेगा? पैसा भी लेगा। लेकिन अगर कोई गैर शादीशुदा है, खाली जगह है, पोपटलाल वाली कहानी अभी बात कर रहा हूं, वो तो करना चाहता है। अभी ऐसे भी हमारे पास कुछ लोग हैं जो शादीशुदा नहीं है, अल्कली मेटल, लेकिन वो शादी करना भी नहीं चाहते। आप सही बोला है उसने, नहीं आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं? अच्छा, तो अब हम लोग ऐसा केस बात कर रहे हैं जो जिनकी शादी नहीं हुई और वो शादी करना भी नहीं चाहते। आजू बाजू देखते हैं, बोले क्या शादी हुई, देखो लड़ते झगड़ते रहते, क्या करने का शादी। हाँ, अभी सुनो, तो उस केस में क्या होगा? अगर आप इसकी जबरदस्ती करवा भी देते हो तो ये खर्च तो करेगा ही, ठीक है, क्योंकि तो आप यहां पर क्या करें? कम एनर्जी निकालेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? लो होगी। क्या होगी? देखो यहाँ के अल्कली मेटल्स हैव वेरी लो नेगेटिव ही बोल रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि निकालना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि पहली शादी आप करवाओगे इसकी, तो नेगेटिव ही रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन कैसी रहेगी? लो रहेगी। सबसे ज्यादा, अब मैं पूरे पीरियड में बात कर रहा हूं, ऐसे ग्रुप में बात कर लो, चलो पूरे ग्रुप में। अगर मैं अल्कली मेटल यानी ग्रुप नंबर 1 की बात करता हूं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। अगर यहां पर आप गेन कराओगे तो ये रिलीज करेगा, लेकिन बहुत ही कम। 17 वाले की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 17, इसको एक की कमी है, एक लाइफ पार्टनर की कमी है, वो आ जाए तो बात बन जाए। समझ आ रहा है? तो अगर एक आप उसका कंप्लीट करते हो तो जी भर के खर्च करेगा, यानी ग्रुप नंबर 17 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा होगा। और एक खर्च करेगा तो नेगेटिव। 1 वाले का भी नेगेटिव लेकिन लो, 17 वाले का भी नेगेटिव लेकिन, अच्छा 18 वाले का, ग्रुप नंबर 18 वाला कंप्लीट है, उसकी जिंदगी मुकम्मल है। समझ आ रहा है? आप लेकिन फिर भी आप बोलते नहीं, कर ले भाई तू, तो उस केस में क्या होगा? शादी भी कर लेगा वो और साथ में दहेज भी लेगा, यानी जेठालाल वाला, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा वाले केस, और उसमें आपका बस अभी ज्यादा उसमें मत घुस जाओ, यहीं तक रहने का, ज्यादा उतावला मत हो जाएगी तेरी भी कभी ना कभी। ओके, तो समझ जाइए यहां पर क्या बात हो रही है कि 18 वाला बात करेंगे तो उसके लिए पॉजिटिव होगा, बाकी कोई भी एलिमेंट के लिए बात करूंगा तो नेगेटिव। अच्छा, शॉर्ट में आपसे पूछूं अभी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो साइन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, या सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव? अच्छा, पॉजिटिव किसके लिए रहेगा? ग्रुप नंबर 18 के लिए, नेगेटिव बाकी एलिमेंट्स के लिए रहेगा। अच्छा, अभी नेगेटिव कम और ज्यादा बात करता हूं। अगर मैं यहां वाले बात करता हूं, यानी ग्रुप नंबर 1 2 के लिए बात कर रहा हूं, तो नेगेटिव तो रहेगा ही, उसके साथ लो रहेगा या हाई रहेगा? लो रहेगा। और 17 वाला खत्म हो गई बात, ठीक है। तो पूरे में यही कंक्लूड करना है। इन जनरल अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर लार्जर नेगेटिव फॉर एलिमेंट ऑफ अपर राइट पीरियोडिक टेबल, मतलब जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में आते हो, कहां पर? राइट साइड में जो आएगा 18 को छोड़ के, हाँ 18 को छोड़ के जो राइट साइड में आएगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्जर नेगेटिव, नेगेटिव एंड लार्ज होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड आएंगे नेगेटिव एंड लो रहेगा। समझ आ रहा है? और 18 के लिए बात करूं तो पॉजिटिव एंड लार्ज रहेगा। खत्म हो गई बात। तो इन जनरल आपको यही बात करना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर लार्ज नेगेटिव फॉर एलिमेंट्स अपर राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक्सक्लूडिंग किसको छोड़ के? ग्रुप नंबर 18 को छोड़ के, क्योंकि इसके लिए तो पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा,
ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आर लेस रेगुलर देन आयनेशन एंथैल्पी। मतलब आपको इसके अंदर और ज्यादा इरेगुलरिटीज देखने को मिलने वाली है, लेस रेगुलर देन आयनेशन एंथैल्पी। अच्छा, आयनेशन एंथैल्पी में आपको दो जगह इरेगुलरिटी दिखाई दिया ना, तो ये उससे भी कम रेगुलर है, मतलब रेगुलरिटीज इसमें और कम है। ठीक है, तो लेस रेगुलर है as compared to ionization enthalpy. Overall trend reveals that electron gain enthalpy becomes more negative with increase of atomic number along the period up to second last element, मतलब 17 तक। 17 तक इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? देखो यहां पर आपने बोला है कि आयनेशन एंथैल्पी नेगेटिव एंड स्मॉल होगी, उधर जाएंगे तो नेगेटिव एंड लार्ज होगी, और लास्ट वाले का तो पॉजिटिव हो जाता है, तो वो तो ट्रेंड के बाहर ही चला गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सब। डाउन द ग्रुप क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन हैज टू बी एड टू द फार्दर शेल एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। मतलब क्या बोलेंगे अपन? देखो एक छोटा कोई साइज वाला है, अगर यहां पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये ज्यादा एनर्जी निकालेगा, मतलब मोर नेगेटिव होगा। क्या होगा? अभी कोई बड़ा साइज वाला है, लास्ट में आप बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे रहे हो, तो ये कम एनर्जी निकाले, मतलब लेस नेगेटिव होगा। तो डाउन द ग्रुप मान लीजिए ऊपर -50 है, तो ये -30, -20, -10 ऐसे होते जाएगा, मतलब बिकम्स लेस नेगेटिव, बिकम्स, तो डाउन द ग्रुप इट बिकम्स लेस नेगेटिव। ए सीधा बैठना अदनान, तो उससे बात करेगा तू, इधर आ, ए उधर चल जोएब, उधर अभी बैठ ऐसा, मुंडी तेरी सामने रहना चाहिए। ठीक है, ये सब आंसर कर लेना, आप लोग रीड करोगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? और आपने क्लास 10 में ये पढ़ रखा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन। आप सुनो बात को, अब यहां पर जो है ना आर्बिट्ररी एक नंबर दिया गया है सारे एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन पहले आप समझना पड़ेगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। जब भी कोई दो एटम कंबाइन होते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड, किससे? कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपको पता है वो शेयर करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। भाई फॉर एग्जांपल मान लो अदनान और नहीं जोएब नहीं, हाँ जोएब ही ले लेता, बाजू वाला ले लेता, सही है। ठीक है, अभी अदनान वैसे थोड़ा पतला हो गया, पहले हट्टा कट्टा था, तो मुझे कोई एक हट्टा कट्टा आदमी चाहिए और कोई पतला दुबला चाहिए। जाने दे, अभी भी वो तेरे से कमी है। हाँ सत्यम होता तो हो जाता। हाँ अभी के फिलहाल अदनान और जोएब। अभी फॉर एग्जांपल बच्चों, ए दोनों ने टिफिन लेकर आया, हाँ, और इन लोग शेयरिंग करते हैं। आपको मालूम है शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बनता है। लेकिन आपको मालूम है कि ज्यादा कौन खाता है दोनों में? हाँ, तो ये टिफिन शेयरिंग तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि इसकी भूख ज्यादा है अदनान की, तो ये अपनी तरफ रखेगा इसको, और वो बेचारा जोएब ऐसे खा रहा होगा, है ना? और ये कैसे खा रहा होगा? तो आप सुनो, तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है दो एटम के बीच में, ठीक है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों में शेयर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई अदनान और जोएब बात कर रहे थे ना, तो यहां पर देखो ये ए आपका अदनान हो गया, ये जेड कौन हो गया? जोएब हो गया। ये दोनों का टिफिन है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है यहां पर जो शेयर हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा भुक्कड़ है, बराबर है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। इस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखने वाली एबिलिटी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, एक बार डेफिनेशन करते हैं।
द एबिलिटी ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड, कौन सा वाला बॉन्ड है यहां पर, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ए समझा, आसान है टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ खींच के रखने वाली। अच्छा अभी इसको जो है ना, हमारे पास साइंटिस्ट थे लिनस पॉलिंग, इन्होंने रैंडमली ऐसे ही क्या करा, आर्बिट्ररीली हर एक एलिमेंट को कुछ नंबर दे दिया, जिसका मैक्सिमम नंबर है 4। मैक्सिमम नंबर कितना है, जो कि फ्लोरीन को मिला। किसको मिला, तो आपको याद रखना है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, मतलब अगर फ्लोरीन के साथ कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो फ्लोरीन अपनी तरफ उसको रखेगा खींच के, टिफिन अपनी तरफ खींच के रखेगा। आई बात समझ, किसी के साथ भी कर लो उसका, तो अपनी तरफ खींच के रखेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, देखो यहां पर क्या लिखा है 4 फॉर फ्लोरीन, याद रहेगा ये। और ये रैंडमली ऐसे नंबर उसने दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, किसी को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, किसी को 0.5, किसी को 1.2, किसी को 2.2, इस तरीके से उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। हाँ कुछ कुछ याद करना होता है, बाकी आपको देखो जनरली ना अपना इतने में काम हो जाता है, फोन कॉल याद करने का। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, सेकंड लास्ट, सेकंड कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। नाइट्रोजन क्लोरीन का लगभग लगभग सेम होता है, तो आप एटलीस्ट इतने में अपना बहुत सारा काम हो जाता है। फोन कॉल, क्या सिर्फ एक फोन कॉल किया तो काम हो जाता है हमारा, अंडरस्टूड। FONCl, समझ आ रहा है, इन दोनों का लगभग लगभग याद रखना बराबर होता है। फ्लोरीन हो गया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये याद रहेगा क्या सबको। ऑक्सीजन सेकंड लास्ट होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उससे थोड़ा कम किसका है, उससे थोड़ा कम किसका है, नाइट्रोजन और क्लोरीन का, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा यहां पर जो है ना, इसको ये मैंने बताया ना कि आर्बिट्ररीली हमने नंबर दिया हुआ है, ये कोई एनर्जी नहीं है, समझ आ, ये जस्ट इट इज जस्ट दी एबिलिटी, और एबिलिटी के बेस पर हमने नंबर दिया है। जैसे आप यहां पर देखोगे, ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर पहले ट्रेंड भी चेक कर लेते हैं। ये ट्रेंड याद करना बहुत आसान है, पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको पता है फ्लोरीन यहां पर आएगा 17 में पहला मेंबर, और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सुनो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर मैं यहां से यहां आऊंगा तो ये सबसे ज्यादा है, मतलब इधर वाले कम होंगे। तो जब आप लेफ्ट टू राइट आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, है ना। अच्छा ये सबसे ज्यादा है, अगर नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, कम, तो डाउन द ग्रुप, ट्रेंड याद हो गया, बोलो बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप। अच्छा तो शॉर्ट में इसको कहीं पर लिख के रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको पता है, EN। EN बोले तो कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले एक काम करो, आप लिखो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये लिख लो, ये ट्रेंड हो गया अपना। पॉइंट, 2 पॉइंट बन सकते हैं इसके ऊपर, आपके 2 स्टेटमेंट बन सकते हैं। अच्छा नंबर भी जरा चेक कर लो, 1, 1.5, 2.0, 2.5 क्या होता है दिखाई दे रहा है आपको, बढ़ता दिखाई दे रहा है, कोई भी जिसमें चेक कर लो ऐसे। और डाउन द ग्रुप चेक कर लो, अभी हाइड्रोजन का छोड़ दो यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर चेक करो, क्योंकि ये तो अपना इसमें इंक्लूड ही नहीं करते ना अपन, ठीक है। तो 1, 0.9, अच्छा ठीक है, ठीक है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है ना, हाँ तो डिक्रीज तो कर रहा है, 2.11, 0.9 हो गया, ठीक है। ये वाले जो सेम होते हैं थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। इधर देखो 4, 3.0, 2.8 एंड सो ऑन। अच्छा और एक सेम 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 कौन सा याद रखना है आपको, ये समझ आ रहा है, ठीक है। जरा इसको हाईलाइट कर लो,
फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का जहां बॉन्ड होगा ना, याद रखना, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन जहां इलेक्ट्रॉन शेयर, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो यहां पर शेयरिंग बराबर बराबर चलेगा। नहीं आ रही बात समझ में? यहां पर शेयरिंग कैसे चलेगा? अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता क्या है, डायपोल बनता है। क्या बनता है? कैसे डायपोल बनता है? सुनो, अदनान और सामने जोएब अपनी तरफ खींचा, तो ये अपनी तरफ जब खींचेगा तो ये ज्यादा खाएगा, वैसे भी है। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, जैसे जोएब से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो वो पॉजिटिव, तो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली, तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी दो पोल बने, डायपोल बनता है। क्या बनता है? तो पोलैरिटी क्रिएट होती है, याद रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है पार्शियल, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने को पता होना चाहिए। तो फास्फोरस और हाइड्रोजन में जब आप बात करोगे, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो इक्वल शेयरिंग चलेगा। इक्वल शेयरिंग होगा तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हुआ, जिसका ज्यादा होगा उस पर नेगेटिव और जिसका कम होगा उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। समझ गए बात को? ओके, कार्बन का आप चेक करो, 2.5 वाले जरा चेक करना बच्चों, 2.5 थोड़ा सा अलग बताओ, अलग बताओ, अलग। कार्बन, ठीक है, 2.5, सल्फर और अच्छा मैंने आयोडीन इधर दे दिया था क्या, ये करा इसको, एल्यूमिनियम और बेरिलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। ऐसे थोड़ा आप याद रखो किसका किसका सेम होता है, समझ आ रहा है? क्योंकि अगर बॉन्डिंग उधर होगा ना उन दोनों के बीच में, तो आप ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई डायपोल नहीं बनेगा। चलो कुछ नंबर याद भी करने की कोशिश करते हैं अपन। जैसे हाइड्रोजन का याद कर लो, कितना बच्चों, 2.1, और 2.1 किसका है, फास्फोरस का भी 2.1 है, तो फास्फोरस और हाइड्रोजन 2.1 2.1, फ्लोरीन का तो सबको याद ही होगा 4 बराबर है। उसी के साथ साथ कार्बन और कार्बन है, आयोडीन है, सल्फर है, कितना 2.5, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन 3, ठीक है। और कौन बचा, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, और ये पोटाशियम रुबिडियम 0.8। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, जो सेम सेम आपको दिखाई दे रहा है ना, एटलीस्ट वो आप याद कर ले। इंपॉर्टेंट यहां पर आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, समझ आ रहा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, बराबर। चलो एक बार पूछूं यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन सा याद करना है आपने को, हाइड्रोजन और फास्फोरस 2.1, कार्बन सल्फर आयोडीन, कार्बन सल्फर और आयोडीन, उसके बाद नाइट्रोजन क्लोरीन, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बराबर। उसके बाद पोटासियम रुबिडियम, सीजियम 0.7, सही है। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि रब से फरियाद, फ्रांसियम का भी लगभग, मतलब ये सब रेडियो एक्टिव होते हैं इसलिए नहीं दिया गया, ठीक है। तो आपके अगर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसके अंदर एक सीजियम होगा, और आपसे ये पूछा जाएगा सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्रांसियम नहीं देगा क्योंकि रेडियो एक्टिव रहता है, तो स्टेबल ही नहीं रहता है वो, ठीक है। तो आप सीजियम वहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा, अंडरस्टूड। क्योंकि देखो अगर पीरियड में बात करूं तो यहां वाला सबसे कम होगा, है ना, और डाउन द ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, तो ये सबसे कम है पीरियड में, और फिर नीचे जा रहे तो और कम होते जा रहा है, तो ये सबसे नीचे यहां पर कम होगा,
तो सीजियम याद रखें कितना 0.7। फ्रांसियम आपको नहीं रहेगा ऑप्शन में, रेडियो एक्टिव रहता है। तो खैर बात बच्चों, यहां पर हम लोग ने अच्छा इसका ट्रेंड लिखा है ना हम लोग ने, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ठीक है, खत्म हो गई बात। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, किसने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, लिनस पॉलिंग। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी हम लोग ने क्या कंप्लीट कर दिया बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी में 5 टॉपिक लगा दिया हमने। कौन कौन सा बता सकता है कोई? एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, आई होप ये पांचों में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आया कि कौन क्या है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के ना फिर आप जब इसको यूज करोगे, अप्लाई करोगे आगे चल के, तो आपको सिर्फ सिलेबस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इतनी बात करेगा, डिफाइन वापस से नहीं आएगा। तो आपको ये अब याद रखना है। अच्छा ओके, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो बोले सर केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग अभी क्या क्या बात करेंगे? तो यहां पर हम लोग पहली बात तो वैलेंसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी बात करेंगे। आ जाओ इधर पे, हेडिंग देख लो फटाफट से। वैलेंसी में ट्रेंड, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑलरेडी आपको मालूम है, सब क्लास 10th में हुआ है आपका। पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, खत्म, चैप्टर फिनिश। चलो आजा बात करते हैं। ओके सबसे पहले सुनो बात को, यहां पर व्हाट इज वैलेंसी। ए वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी बेसिकली ये एक कंबाइन करने की, अपने आप को कंबाइन करने की एबिलिटी है, या इसको कंबाइनिंग पावर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ओके तो द मोस्ट फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स कंबाइनिंग पावर विच इज कॉल्ड एज वैलेंसी। और समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वैलेंसी। Valency of an element indicate the number of chemical bond that the atom can form giving a molecule. Another frequently used term related to valence is oxidation state or oxidation number. ठीक है, ये भी combining ability बताता है। Valence does not have any sign associated with it, but oxidation number does, and can be either positive or negative, which is decided by electronegativities of atom that are bonded. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से क्या नाम है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आया करता है। ओके डायरेक्ट मेन टॉपिक पर आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी अपन रेडॉक्स में करेंगे तो आपको और एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वैलेंसी का ट्रेंड। वैलेंसी में क्या ट्रेंड है? ठीक है, तो आपने वैलेंसी के बारे में ऑलरेडी क्लास 10th में आप लोग ने पढ़ा है, सेकंड और थर्ड पीरियड में। वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन 4 to 0 अलोंग द पीरियड, पढ़ा है ऐसे? हाँ, वैलेंसी ऑफ, अच्छा ग्रुप में बात करूं, ग्रुप में जैसे ग्रुप नंबर 1 की बात करें, ग्रुप नंबर 1 लिथियम सोडियम पोटाशियम, यहां पर सारे इनका वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? कंबाइनिंग एबिलिटी, हाइड्रोजन भी ले लेता हूं यहां पर, एक ही के साथ कंबाइन होंगे ये, समझ? लिथियम सॉरी लिथियम सोडियम पोटाशियम, ये जो ग्रुप वाले हैं ये सब, इनकी कंबाइनिंग एबिलिटी कितनी है? एक ही है, कंबाइनिंग पावर एक ही साथ कंबाइन होगा। अच्छा यूजुअली इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या बोल रहे हैं? आमतौर पे मेन ग्रुप एलिमेंट्स
इज यूजुअली इक्वल टू, तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है, वैलेंसी ऑफ ग्रुप यूजुअली इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और द आउटर इलेक्ट्रॉन। जैसे ग्रुप नंबर 1 के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो इसकी एबिलिटी कितनी होती है, तो आमतौर पे ऐसा होता है। कहीं कहीं पर हम लोग ये देखते हैं कि ये उससे ज्यादा वैलेंसी भी होता है इसका। जैसे मैं नॉन मेटल में बात कर लूं, ठीक है, नॉन मेटल में अगर मैं बात करूं किसकी, सल्फर की बात कर लेता हूं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, नहीं नहीं 7 का 7 रहता है बराबर, ठीक है। और आगे देख रहे हैं हमको, इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 8 एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा इधर सुनो, 17 का कोई एक ले लो, 17 का कोई एलिमेंट ले लो, फ्लोरीन, ठीक है, इसका कोई वैलेंसी बता सकता है कितना होगा, वैलेंसी 1 होगा इसका। कैसे करते हैं इसका, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके 7, लास्ट शेल में कितने होते हैं 17 का 7। अच्छा आप इसको 8 में से माइनस करो, 1 आया बराबर। अच्छा फिर और एग्जांपल ले लो, क्लोरीन, लेकिन मैं आपको एक चीज अभी बताने जा रहा हूं, सुनो, क्लोरीन ना बच्चों, इसका वैलेंसी आएगा 1 ऐसे ही, 17 का 7, 8 में से 7 निकाल दिया 1, वैलेंसी आ गई 1। लेकिन इसकी कंबाइनिंग एबिलिटी बताऊं, ये 7 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है, तो क्लोरीन जो है अपनी वैलेंसी से, मैंने यहां पर क्या बोला, यूजुअली, यूजुअली जितना वैलेंसी होगा, यूजुअली वैलेंसी इज व्हाट ऑफ मेन ग्रुप इज यूजुअली, अच्छा मेन ग्रुप कौन, मेन ग्रुप कौन बताओ, बराबर एस एंड पी टुगेदरली कॉल्ड एज मेन ग्रुप और नॉर्मल एलिमेंट्स। याद आ रहा है कुछ, मेन ग्रुप मतलब कौन, यहां पर ध्यान रखो, ये लिख के रखो एस एंड पी। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, मेन ग्रुप पढ़ोगे तो आपको समझ आना चाहिए, एस ब्लॉक एंड, तो इनमें इनमें इनकी वैलेंसी किसके बराबर होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। यहां पर क्या बोला है देखो, यहां पर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 8 एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो एक काम करता हूं, पहले मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूं, फिर बाद में पॉइंट पढ़ता हूं, समझ आएगा। हालांकि है कुछ भी नहीं इस पॉइंट पे, लेकिन एक बार जब एग्जाम्पल करोगे तो ही समझ आएगा। आ जाओ इसको देखते हैं, सुनो, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप 17, डायरेक्ट बात कर लूं, ठीक है, इधर ध्यान देना। यहां पर मैं ले लेता हूं लिथियम का एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर होता है इसका 3। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, 2,1 ऐसे लिखोगे, डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं, या अपना नया वाला तरीका 1s2 2s1, सही है, बोलो बोलो। लास्ट शेल ये है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 1, तो इसका वैलेंसी भी कितना होगा 1। तो यहां पर वैलेंसी किसके बराबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है। हियर द वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सही है। एस ब्लॉक में ऐसा हो गया, पी ब्लॉक में आ जाओ 17 पे, 17 में फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो बच्चों, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। लास्ट शेल ये हुआ कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 और ये 5 7। यहां पर इसकी वैलेंसी, क्योंकि जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से बढ़ जाए, 4 से क्या हो जाए बढ़ जाए, तब आपको क्या करना होता है 8 में से इसको माइनस करना होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7, 8 माइनस 7, मतलब इसकी कंबाइनिंग एबिलिटी कितनी होगी 1 की होगी, बता रहे हैं। अभी ऐसे क्लोरीन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, क्लोरीन ए, सेवनटीन,
2p6, उसके बाद 3s2, 3p5, ऐसी होगा। अच्छा, आप थर्ड फ्लोर पे, आपको पता है 3d भी होता है। थर्ड फ्लोर पे क्या होता है, 5 BHK भी है थर्ड फ्लोर पे, लेकिन वो क्या है, खाली है। ठीक है, अब सुनो, होता क्या है, ये वाला ना, इसका जो लास्ट वाला देख रहे हो, अब यहां पर अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो कंप्लीट हो जाता है ऑक्टेट, लेकिन अभी 3d तो खाली है ना। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए या तो दोनों तरफ से शेयरिंग होना चाहिए, या आपके पास ऐसा डब्बा खाली होना चाहिए जहां पर वो दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। मैं अभी देखो इसका डब्बे बना रहा हूं, ये वाला ना, जो लास्ट वाला, ये एक डब्बा हो गया 3s2 का, किसका डब्बा हो गया। उसके बाद 3p के कितने डब्बे हो गए, 3। अच्छा, 3d के कितने डब्बे होंगे, अब क्लोरीन 5 बॉन्ड कैसे बना सकता है, अभी समझिएगा इसको। 7 सॉरी, 5 डब्बे हो गए। अच्छा, मुझे बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, ऐसे, ठीक है, 1 2 हो गया, 5 भरना है, 1 2 3 4 5, हंड्स रूल के अकॉर्डिंग, सिंगल सिंगल, फिर उसके बाद डबल करने का। सही बात है, एटॉमिक सेक्शन में हंड्स रूल सिखाया हूं, पहले सिंगल सिंगल भरने का, उसके बाद जोड़ी बनाना। अच्छा, ये वाला खाली है। अच्छा, आप समझिए, ये हमारा 3 BH का घर है, ये 1 BH का। 1 BHK में दादा दादी रहते हैं, कौन रहता है, ठीक है। 3 BHK में इधर पे हम रहते हैं, इधर 1 सिंगल है ना, अब मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोग की बात कर रहा हूं, मैं तो शादीशुदा है इधर, ठीक है। आप रहते हो फॉर एग्जांपल, इधर पे आपके मान लो मम्मी पापा है, ठीक है, बाजू में चाचा चाची है, ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या हुआ, ये अभी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट में ऐसा होगा। अभी इसका अनपैड कितना है, एक, नहीं आ रही बात समझ में। तो आप अगर इसकी जोड़ी बनाना चाहो, मतलब शेयरिंग करना चाहो, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेप्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये। तो इस स्टेट में ये एक बॉन्ड बना सकता है, समझ आ रहा है, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। अच्छा, आप सुनो, और क्या हो सकता है, अगर चाचा चाची का झगड़ा हो गया, ऐसा ना हो लेकिन मान लो हो गया, तो चाची नाराज होके भाग जाएगी, बोले अपने पास 5 BHK है ना, जाहिर सी बात है, नाराज होके किधर भागेगी। और देखो यहां पर चाचा के साथ थी तो उल्टी थी, मतलब नहीं आ रही बात समझ, उधर जाके सीधी हो जाए, मूड सही हो जाएगा एकदम, उधर जाके ऐसे बना देंगे उसको। ओके, अब ये कितना बॉन्डिंग कर सकता है, नहीं नहीं, कितने अनपैड दिखाई दे रहे हैं आपको अभी, नहीं 3, जितने अनपैड दिखाई, जितने सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, आ रही बात समझ में, आई बात समझ में। तो पहले एक कर सकता था, अभी एक के बाद कितना बॉन्डिंग कर सकता है, 3। अच्छा, फॉर एग्जांपल मम्मी पापा का भी झगड़ा हो गया, तू तो खाने के बारे में ही सोचेगा, उसके अलावा तो कुछ सोच। अभी उसका ऐसा होता होगा कि मम्मी पापा का झगड़ा हो गया, घर में खाना बंद, हाँ, कितना, 5। ओके, अब उसके बाद सबको देखा देखी दादा दादी को भी जो है वो शौक चढ़ा, बोले हम भी झगड़ा करेंगे। अब मुझे बताओ कितने अनपैड दिखाई दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप बोलेंगे सर ये वाला तो हो सकता है ना, भाई आप सेकंड फ्लोर पे चले जाओगे फिर, समझ आ रहा है। अनपैड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सुनो, लास्ट वाले शेल से ही, तो लास्ट वाले शेल ही यहां पर भाग सकते हैं। बोलेंगे सर 2 घर खाली है, भाई उसको रहने देना खाली। अनपैड कितने हो सकते हैं आप, 7। अब ये 7 किसी के साथ, अगर अनपैड कितने हो गए अभी, 7, तो ये 7 किसी से शेयर करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट। तो क्लोरीन इस तरीके से कितने बॉन्ड बना सकता है, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है। अच्छा, एक बात समझो, सुनो, यहां पर ये वाले केस में, एस ब्लॉक वाले में वैलेंसी किसके बराबर आ रही है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। और अगर मैं 17 मतलब पी ब्लॉक में बात करता हूं, तो वहां पर आपका अगर 4 से ज्यादा हो जाता है, कितने, 4 से
तो आपको वैलेंसी कैसे मिलेगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके। ये 7 कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से माइनस करके वैलेंसी मिलेगा। यानी बहुत सिंपल है, सुनो, वैलेंसी जो है वो यूजुअली क्या होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, या 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। लेकिन किसके लिए बात कर रहा हूं? सिर्फ मेन ग्रुप के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं? मेन ग्रुप के लिए बात कर रहा हूं। अच्छा, एक और बात आपसे मैं यहां पर ये चीज क्यों सिखाया, सुनो, क्योंकि कहीं पर आप कंपाउंड देखोगे ना, तो क्लोरीन जो है वो 7 बॉन्ड बनाना, आप बोलेंगे सर वैलेंसी इसकी 1 है, एक ही कंबाइनिंग एबिलिटी है इसकी, तो ये 7 कैसे बना रहे? तो ये रीजन मैंने आपको बताया। और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि इसके पास ना 5BHK था। अभी मैं फ्लोरीन की बात करूं तो इसके पास क्या 5BHK है? सेकंड फ्लोर पर अपना डी होता है क्या? नहीं होता है। तो ये एक ही, इसकी कंबाइनिंग एबिलिटी एक ही रहेगी, एक ही बॉन्ड बना सकता है ये। फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी यानी 5BHK इसके पास खाली रहता नहीं है, रहता ही नहीं है। 5BHK होगा तो फिर मम्मी पापा का, चाचा चाची का या दादा दादी का किसका झगड़ा हुआ तो वो जा सकते हैं। अब अगर इधर झगड़ा भी हो तो उधर ही रहने का है। नहीं आ रही बात समझ में? ओके, तो आप ये बात ध्यान रखें। अच्छा, किसके किसके पास नहीं होता डी ऑर्बिटल? सेकेंड पीरियड वाले जितने भी होंगे ना, उनके पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेकेंड पीरियड मतलब आप सेकेंड फ्लोर पर हो, सेकेंड फ्लोर पे डी नहीं होता है, डी शुरू होता है थर्ड फ्लोर से। 3D, फोड़ दी, फाड़ दी, छोड़ दी, डी शुरुआत होती है डी की 3 से। तो आप ध्यान रखना है, सेकेंड पीरियड फर्स्ट पीरियड वाले के पास डी नहीं होता है। ठीक, अब ये पॉइंट को समझते हैं, इस पॉइंट को मार्क भी कर लो और आप इसको समझ भी लो। ये वैलेंसी ऑफ मेन ग्रुप मतलब कौन? SNP यूजुअली क्या होता है? इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन्स। एंड और करके क्या बोल रहा है? इक्वल टू डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन माइनस बिटवीन 8 एंड नंबर ऑफ वैलेंस। जैसे मैंने 7 बताया था तो 8 माइनस 7 करके 1 आ रहा था। समझ आ रहा है? ग्रुप नंबर 17 का वैलेंसी 1 और ग्रुप नंबर 1 का वैलेंसी भी 1। आई बात समझ में? कैसे निकाला? जब तक ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक नहीं पहुंच जाता 8 माइनस नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, वैलेंसी को जो है ना हाइड्राइड लेकर आप जो है ना वैलेंसी बता सकते हो। जैसे यहां पर देखेंगे, चलो फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स, चलो देखें यहां पर। ये लिथियम हाइड्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है? एक। तो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन वैलेंसी कैसे डिफाइन करते हैं? ए सीधा बैठ जा अदनान, तेरे को मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अरे मजाक में मारो, अभी सही में पीट दूंगा मैं तेरे को। कितने से कंबाइन हो रहा है? कंबाइन एबिलिटी कितनी है इसकी? 1, वैलेंसी 1। 2 के साथ, ये वाला 3 के साथ हो रहा है, B2H6 है ना, मतलब एक बोरॉन के लिए 3 हाइड्रोजन। और बेसिकली ये क्या नाम है, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगल फॉर्म यानी BH3 एग्जिस्ट नहीं करता है, डबल बनाता है। तो B2H6 फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, तो डाइमर है ये। लेकिन अगर आप देखोगे तो एक के लिए कितना है? 3 ही है ना, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 3 हो गया। कार्बन पता है, ये तो फेमस है आपका, मीथेन। अच्छा, नाइट्रोजन NH3 नहीं देखा, अमोनिया, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन के साथ में ये कंबाइन हो रहा है। अब देखो जरा, ए नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15, 15 का 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। लेकिन क्या वैलेंसी 5 है? नहीं। तो आप, मैंने बोला 4 से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको 8 में से ये 5 माइनस करना है। कितना आया? ये देखो 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ। आई बात समझ में? अच्छा, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ कंबाइन बताया आपको H2O। अब बोले सर OH2 क्यों नहीं है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बाद में लिखा जाता है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस, तो इसलिए ऑक्सीजन बाद में लिखा जाएगा, OH2 फॉर्मूला नहीं बनेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बताता हूं आपको कंपाउंड। एक
ऑक्सीजन बच्चों और फ्लोरीन को आप कंबाइन करते हैं तो आप क्या लिखोगे? देखो करेक्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए? बताता हूं, रुक जाओ। OF2 सही होगा या F2O सही होगा? बोलो। OF2 सही होगा। क्यों? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो फॉर्मूले में बाद में लिखा जाता है। नहीं आ रही बात समझ? H2O में सर ऑक्सीजन बाद में लिखा गया, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O बाद में आएगा हाइड्रोजन। समझ गए बात को? ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो चुकी है अपन। अच्छा खैर खैर, ऑक्सीजन, इधर ध्यान देंगे सही बच्चे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, कितने के साथ कंबाइन हुआ? 2 के साथ ही, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। अच्छा मुझे बताओ ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 16 का 6, मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। क्या ये 4 से ज्यादा नंबर है? वेरी गुड। 8 में से अगर ये 6 निकाल दूं, समझ आ रहा है? 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, कितने के साथ? 2 के साथ। नहीं आ रहा ना समझ में? आ रहा, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद 17 आ जाते हैं। 17 में फ्लोरीन। 17 में किसकी बात करें? फ्लोरीन। जरा इधर ध्यान देना, फ्लोरीन का हाइड्राइड बात करते हैं, ठीक है? तो आपने देखा यहाँ पर HF लिखा हुआ है। अच्छा HF जो है ना एक वीक एसिड होता है, ये लिख लेना वहां पर। क्या होता है ये? वीक एसिड होता है, आगे चल के अपने को काम आएगा। जैसे HCl पढ़ा है ना आपने, HCl, समझ आ रहा है? तो ये जो है एक वीक एसिड होता है, हाइड्रोजन के साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन को आसानी से देता नहीं है, इसलिए वीक एसिड होता है। फिलहाल मैं आपको वो नहीं समझा रहा, वैलेंसी सिखा रहा हूं। फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17, 17 का 7। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 का 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब ये क्या 5 से ज्यादा नंबर है? माइनस कर दो 8 में से, 1 आ जाएगा, तो कंबाइन हाइड्राइड कितना बनेगा? 1। देखो यहां पर, तो अगर आप देखोगे क्या इसकी वैलेंसी, अगर आप गौर से देखोगे बच्चों, 1 2 इधर पे 3 है, हाँ 1 के लिए 3, 4 तक बढ़ा, फिर 4 से अब देखो कम हो रहा है, 3 2 1, और लास्ट वाला नहीं बनाता है भाई, तो 0 वैलेंसी हो जाए। लास्ट वाले का वैलेंसी क्या हो जाएगा? अब लास्ट वाला 18 का 8 होगा कि नहीं? अब ये 5 से ज्यादा है, 8 माइनस 8, 0 वैलेंसी, तो इसको कोई कंपाउंड देखने को नहीं मिल रहा आपको। आई बात समझ में? अच्छा इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैलेंस, वैलेंसी इसका क्या है? 1 2 3 4, 4 के बाद 3 2 1 0। अच्छा सर ये दूसरा वाला वैलेंसी क्या लिखा हुआ है? अब इसको समझाने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से मैंने ये वाला समझाया आपको। 1 और 7 कैसे आ रहा था इसका बताओ? 7 कैसे आ रहा था? 17 का क्लोरीन वाला बताया था, उसमें जो झगड़ा हुआ, अनपैड हुआ है, तो फिर ये 7 बॉन्ड बना पाएगा, कंबाइनिंग एबिलिटी उसकी 7 हो जाएगी, लेकिन पहले मेंबर की नहीं होगी, ग्रुप के फर्स्ट मेंबर की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? डी ऑर्बिटल नहीं है उसके पास, है ना? नहीं यार, वैकेंट डी ऑर्बिटल उसके पास नहीं होता। लेकिन आप जनरली पूरे ग्रुप का लिखोगे तो वही लिखना पड़ेगा ना, 1 और 7, 1,7। क्या? हाँ तो एक तो बना ही सकता है ना वो ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में और बनाएगा, मतलब झगड़ा हो जाएगा, चाची एक्साइटेड स्टेट में उधर चली गई, मम्मी पापा, मम्मी चली गई एक्साइटेड स्टेट, दादी चली गई एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? तो क्या क्लोरीन, अरे तो Cl और Cl दोनों के लास्ट शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन, एक एक अगर शेयर किया तो 8-8। क्या बचकाना सवाल पूछ रहा है? ओके ओके, इसी तरीके से आप बाकी का भी चेक कर सकते हो। बाकी का भी चेक कर सकते हो, इधर देखो, NaH MgH2 देखो 2 3 4, फिर 3 2 1, मतलब 1 2 3 4 3 2 1, और लास्ट में फिर 0 भी बोल सकते हो। हरी बात समझ में? बनेगा ही नहीं तो कंपाउंड नहीं लिखा हुआ वहां पर, 0 वैलेंसी वाला, ठीक है? बाकी भी चेक। तो ये बेसिकली किसके बेसिस पर वैलेंसी एक्सप्लेन किया अपन ने? हाइड्राइड के बेस पे।
आई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद ऑक्साइड के बेस पर ओके, तो ऑक्साइड के लिए आपको क्या रूल लगाना है यहां पर? ए इसका वैलेंसी निकालने का तरीका क्या है, सुनो। दो के लिए एक, ओके। ए सुनो, आपको यहां पर क्या देखना है हमेशा, देखो ऑक्सीजन वाला कैसे चेक करते हैं ध्यान रखना। हाइड्रोजन वाला तो आपने देख लिया कि एक के लिए कितना होगा। आपको यहां पर क्या करना है, आपको फॉर्मूला देखना है और उसमें यह चेक करना है कि एक से कितना ऑक्सीजन कनेक्टेड है, फिर उसको दो से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे लिथियम, दो लिथियम में एक ऑक्सीजन है, अगर मैं आपसे पूछूं एक लिथियम से कितना ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा, आधा। अब इसको हाफ को टू से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आएगा, वन। मतलब आपको ये देखना है कि दो से कितने कनेक्टेड है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक मेटल से कितना ऑक्सीजन कनेक्टेड है, उसको आपको दो से मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे एक बताओ, यहां पर बेरिलियम एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, मतलब एक बेरिलियम से एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो इंटू एक आ गया ना आपका, एक के लिए एक, तो आप उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, इस एक को किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वैलेंसी पता चल जाएगा। नहीं समझे? ऑक्सीजन के लिए तरीका क्या है? ऑक्सीजन के लिए तरीका बहुत सिंपल है। पहले आप निकालो कि एक मेटल से, सिंगल एक मेटल से कितना ऑक्सीजन कनेक्टेड है, वो निकाल लो, उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर दो लिथियम से एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है, एक लिथियम से कितना ऑक्सीजन होगा, हाफ। इस हाफ को अगर टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आएगा, तो यहां पर वैलेंसी वन हो गया। यहां वैलेंसी कितना हो गया? अच्छा, यहां पर एक बेरिलियम से कितना ऑक्सीजन कनेक्टेड है, इस वन को आप टू से मल्टीप्लाई कर दो, वैलेंसी हो गया टू। अच्छा, दो के लिए सुनो बात को, हाँ अच्छे से, तीन ऑक्सीजन कनेक्टेड है, दो के लिए तीन, तो एक के लिए कितना होगा, 3/1.5, इसको भी दो से मल्टीप्लाई कर दो। आ रहा है? देखो 1 2 3, ओके। इधर चेक करो, एक के लिए दो ऑक्सीजन है तो इंटू टू कर दो, चार हो गया। अच्छा थोड़ा सा समझने लगे हैं, यहां पर ध्यान देना। ए दो के लिए यहां पर कितना है, तीन है, तो कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू टू कर दो, 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर अपने को कंपाउंड्स नहीं दिखाई पड़ते, कौन सा वाला है, NH2 NP4, कौन है ऑक्साइड का, O4, हाँ टेट्रा ऑक्साइड जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, मतलब लैब में बनाया जाता है, ऐसे नहीं मिलता अपने। हाँ हाँ, तो और भी वेरिएबल वैलेंसी भी होता है ना, तो यहां पर 5/2 इंटू टू करूंगा तो 5 भी आ जाएगा कि नहीं, देखो। ओके, और उसके बाद इधर चेक कर लो, ये वाले कंपाउंड अपने को नहीं मिलते ऑक्सीजन के इसमें। ठीक है, इधर आ जाओ, OF2, एक के लिए दो है ना, तो इंटू टू कर दो, सॉरी सॉरी, दो के लिए एक है, सॉरी, ओ पहले आ गया ना, दो के लिए एक है तो एक के लिए आधा है, इंटू टू कर देंगे। अच्छा इसका दूसरा तरीका करें, सबसे आसान तरीका करें, बहुत आसान, ये 1 है और ये 2 है, ऑक्सीजन के अलावा जो भी दूसरा है ना, उसका नंबर इसके नीचे लिख दो, ठीक है, और उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किससे करना पड़े, तो आपको क्या करना है, ये नंबर को देखना बस, ये 2 वाला नंबर इधर डिवाइड करो, यानी 1/2 हो जाएगा, और इनटू क्या करना है, आंसर कितना आएगा, 1। अच्छा यहां पर कितना लिखा हुआ है, 1, 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 ही आएगा, इनटू क्या करना है, 2। तो ये आसान मेथड है, आपको फॉर्मूला सामने है और सामने डिसाइड करना है। ये कितना है, 3 और 2, 3, ये 2 को यहां भेज दो, 3/2, और इनटू क्या कर दो, 3 आ गया। यहां पर 1 है, डिवाइड बाय 1 किया, और इनटू क्या करना है, कितना आ गया, 4 आ गया। चलो यहां पर ये 2 को यहां भेजा, बोलो बोलो, इंटू 2 तो 3 आ गया, 2 को यहां भेजा, 5/2 इंटू 2 किया तो 5 बचा, बहुत आसान है। अब हाँ, अभी इधर देखो ऑक्सीजन पहले लिखा हुआ है यहां पर, तो इधर कुछ नहीं है, मतलब 1, ये 2 को यहां भेजा,
1/2 इंटू 2 कर दो, आ गया आंसर। ये ज्यादा आसान है, समझे? ऑक्सीजन के बेस पर वैलेंसी कैसे डिसाइड करोगे? आप देखो, दूसरा जो भी मेटल लगा है, नॉन मेटल लगा हुआ है, उसके नंबर ऑक्सीजन के नीचे भेजो और इंटू 2 कर देना। इंटू क्या करना है? नहीं तो ऑक्साइड ही बात करना है ना अपन, तो 3 एलिमेंट कैसे बात करेंगे अपन? कोई मेटल का ऑक्साइड होगा या नॉन मेटल का ऑक्साइड बात कर रहे हैं अपन, नहीं समझे? तो ऑक्साइड वाला जब अपन बात कर रहे हैं तो समझ रहे हो क्या बच्चों? इधर चेक कर सकते हो, इधर ये 2 इधर है, 1/2 इंटू 2, 1 आ गया। ओके, इधर हाफ 1/1 इंटू 2, 2, ठीक है। 3/2 इंटू 2, 3, 2/1 इंटू 2, 4, कर पा रहे हो? इधर पे 6/4 बोले तो 3/2 ही आएगा, इंटू 2 करूंगा तो 3। इधर पे 5/2 इंटू 2, 5। सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। 2/1 इंटू 2, 4 आ गया इधर, बराबर। और एक मिनट, हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे एक मिनट, हाँ तो 2 और 6 है ना यहाँ पर, तो 2 के बाद आपको 4 भी मिलेगा और 6 भी मिलेगा। अब याद करो वो मम्मी पापा का झगड़ा, चाचा चाची का, फिर समझ आ रहा है? तो क्या क्या मिल रहा था? पहले आपको 1 मिल रहा था ग्राउंड स्टेट में, फिर 3 मिल रहा था, फिर 5 मिल रहा था, और उसके बाद 7 मिल रहा था। 2 नंबर बढ़ रहा था। तो यहां पर अगर मिनिमम मेरा कितना है? 2 है। 2 के बाद झगड़ा हुआ तो नेक्स्ट 4 मिलेगा, फिर उसके बाद कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। करके बताऊं? तो 4 मिल रहा है यहां पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कैसे? 3 डिवाइड बाय 1 इंटू 2, 6। तो ये वाले में लिख लो, यहां पर कितना आ रहा है? 4। यहां पर कितना आएगा? तो वहां 6 आएगा। अटेंडेंस दे दो। इसका बता सकते हो? हाँ 7, 7/2 फिर इंटू 2, 7 आ जाएगा। आसान है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही क्या आप चेक कर सकते हो आगे? हाँ बोलो, कौन सा वाला? अरे ये 1 उधर भेजा, 2/1 इंटू 2, 4 हो गया। अरे 2 से 6 है ना, हाँ तो 2, 4, 6। ये वाला भी 1 2 7, 1 3 5 7। जैसे मैंने क्लोरीन वाला बता चुका हूं आपको, 1 के बाद डायरेक्टली कितना बॉन्डिंग कर सकता है वो? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। वैसे ये 2 है, तो 2 के बाद डायरेक्टली 2 बढ़ा दो, 4, फिर 2 बढ़ा दो। हाँ ऐसे ही होगा। समझ आ रहा है? हाँ, डी ब्लॉक के अंदर आपको इवन और मिक्स भी दिखाई देते हैं। ओके, तो यहां पर बच्चों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सिर्फ आपको ये थोड़ा सा रीड करना है। हाँ, ए रुको, बॉयज रुकेंगे सब लोग, बॉयज रुकेंगे सब। हाँ, कल टेस्ट दूं?